तो इसका मतलब मुसलमानों के बीच में इस बार ओवैसी की पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। पिछली बार सीटें जीती थी, क्या इस बार मुसलमान ओवैसी को छोड़कर महागठबंधन के साथ रहा? बिल्कुल। इस बार जो मुसलमान के बीच में जो अंतर है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। जी। पिछले बार की तुलनात्मक अध्ययन के तौर पे भी बताता हूं। इस बार 11% करीब अदर्स में बड़ी संख्या में जो है मुसलमान के वोटों में ओवैसी की पार्टी शामिल है। 11% मिलते हुए नजर आ रहे हैं मुसलमानों के वोट, और करीब 79-80% मिलते आ रहे हैं गठबंधन को। ये पिछले बार के तुलना में आधे हैं। पिछले बार 10 पॉइंट्स यानी कि 20 से 21% वोट मिले थे। इन 20 सीटों पे ही उन्होंने चुनाव लड़ा था ना, 20 सीटों के ऊपर ही चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। तो इस हिसाब से इस बार मुसलमानों के वोट उस संख्या में नहीं मिल रहे। करीब करीब जो पिछली बार मिले थे उसके आधे मिलते नजर आ रहे हैं ओवैसी की पार्टी को, मुस्लिम वोट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं। सीमांचल में कल जब हम देख रहे थे फेज 2 में ज़बरदस्त पोलिंग हुई उन मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट्स में, उसका फ़ायदा महागठबंधन को मिल रहा है। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरा सवाल, अब मैं आता हूं पार्टियों के बाइफर्केशन पर गठबंधन के भीतर, और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिया है प्रदीप जी आपकी संस्था ने। जेडीयू को बड़ी पार्टी दिखा दिया है। आप महागठबंधन के जो, माफ़ करिएगा, एनडीए के जो आंकड़े हैं 121 से 141, उसमें 50 से 56 भाजपा है और 56 से 62 जेडीयू है। तो जेडीयू बड़ा भाई बन रहा है। जिस जेडीयू के खाते में 15 से 20 सीटों का फायदा है और बीजेपी के खाते में लगभग 15 से 20 सीटों का नुकसान है 2020 के मुकाबले, ये क्यों हो रहा है? उसकी बड़ी वजह यह है सुमित जी कि आपको उस नजरिए से देखना पड़ेगा जो आप बेस से उसको कंपेयर कर रहे हैं। बेस क्या है पिछले बार का? पिछले बार क्या हुआ था देखिए, 115 सीटों पे जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और 110 सीटों पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद दूसरी स्टोरी वहां छुपी हुई है। जितनी भी जेडीयू ने सीटों पे चुनाव लड़ा था, चिराग पासवान की एलजेपी ने हर सीट के ऊपर कैंडिडेट उतारे थे और 33 सीटें जेडीयू की डेंट करी थी। तो बीजेपी को जो 74 सीटें मिली 110 सीट लड़ने के बाद, वो 74 के सामने 43 सीटें मिली जेडीयू को। तो उस लिहाज से आप देख रहे हैं कि वो अब इसके साथ जुड़ गए, तो सडनली वो जेडीयू के सीटों में आप उछाल देख रहे हैं। फिर सीटें भी कम लड़ रहे हैं इस बार। दोनों मिलके जो है 125 सीटें पिछली बार लड़े थे, इस बार 225 सीटें लड़े थे, इस बार 202 सीट लड़ रहे हैं, 101 और 101। तो उस हिसाब से स्ट्राइक रेट को देखना होगा। और यदि दोनों की हायर और लोअर रेंज भी देखें तो 56 सीटें भी आ सकती है दोनों, अच्छा। 57 सीटें भी आ सकती हैं। हाँ, लेकिन एज जो है आज की डेट में जेडीयू को नजर आ रही है। उसका बड़ा कारण जो है, जो पिछले बार इन सीटों के ऊपर डेंट पड़ा था, एक सहानुभूति हो जाती है ना कि नीतीश कुमार हार गए, नीतीश कुमार का ये हासिला हो गया, तो एक सहानुभूति होती है और एक मोमेंटम बनता है उस पार्टी के लिए। तो 2-4 सीट ऊपर तो और क्या नीचे। क्या प्रदीप जी, मैं ये पढ़ सकता हूं कि ये चुनाव नीतीश कुमार का प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव था 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी? जी, इसकी भी मैंने बड़ी वजह लिखी हुई है कि ये नीतीश प्रो इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के फेवर में है। उनकी स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि, और सबसे बड़ी चीज है प्रशासन एंड सुशासन बाबू जो कहते हैं वो डिलीवरी होनी चाहिए ना जी। तो 20 साल से वो डिलीवरी कर रहे हैं। वो पिछले 10 सालों से बिहार ने ये देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का जो लाभ लिखा है उसके फोर फ्रंट पे महिलाएं, वो सारा जब एक साथ क्लब होता है तो हकीकत में डबल इंजन का जो सरकार का ये लोग बात करते हैं वो साफ साफ यहाँ पर पर नजर आ रहा है। बारिंग यूथ। एक काउंटर है मेरे पास। अगर ये सुशासन बाबू हैं तो अनंत सिंह वाला एपिसोड, मोकामा की सीट क्या जीत रही है जेडीयू? अनंत कुमार जी जो है वो देखिए अनंत सुशासन सिंह। करीब। हाँ, अनंत सिंह वाली जो सीट मोकामा की है वो अनंत से हमारे पोल में अनंत सिंह जीतते हुए नजर आ रहे ओ। हैं। एक, लेकिन उस सुशासन से मेरा मतलब होता है दो मायने, एक है लॉ एंड ऑर्डर और एक है डिलीवरी। तो जनता क्या होती है कि लॉ एंड ऑर्डर से जो अफेक्ट होता है वो एक एक वर्ग, एक लिमिटेड लोगों को होता है। हर के लिए लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो जाता, कुछ लोगों को असर ओके। होता है। लेकिन जो सुशासन और डिलीवरी परफॉर्मेंस होता है, जब घर में लोगों को मुझे फायदा मिल जाए, मुझे साइकिल मिल जाए, 15 साल पहले बच्चियों को लेके सबसे लेके अभी तक तमाम तरह की सुविधाएं मिल जाए, टॉयलेट से लेके अनाज फ्री से लेके गैस सिलेंडर फ्री से लेके, तो आप माने उसके सामने तो वो एक एपिसोड जो अनंत कुमार जी को अभी उन्होंने टिकट दिया, उन्होंने चुनाव लड़ा, बिल्कुल वो नहीं देना चाहिए, लेकिन है वो हकीकत है सामने।
तो आप एक देख पा एक एक, एक और बताइए, महागठबंधन का जो सीटों का बंटवारा है उसमें आरजेडी 67 से 76 आपके पोल में, कांग्रेस 17 से 21, वीआईपी 3 से 5, लेफ्ट 10 से 14 और आईआईपी 0 से 1। अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो आप मुझे, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं ना? ठीक है। अब आरजेडी को 67 से 76, यानी आरजेडी अपने पिछले परफॉर्मेंस को लगभग इंटैक्ट रख पा रही है जो लास्ट 2020 का था। अब मेरा सवाल आपसे थोड़ा टिपिकल है, और वो सवाल ये है कि अगर मैं जेडीयू और आरजेडी के पिछले परफॉर्मेंस से आपका एग्जिट पोल देखूं तो प्रदीप गुप्ता के मुताबिक मैन ऑफ द मैच कौन है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? मैन ऑफ द मैच डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम जीतती है। पहले कई बार ऐसा होता है कोई ज्यादा रन भी बनाता है और वो टीम यदि हार जाती है, जैसे कि अभी महिलाओं का वो हुआ, तो उसकी कैप्टन ने जो है साउथ अफ्रीका की सेंचुरी बनाई थी और इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोर 80s में रहा था। तो 80s वाले को जो है मैन ऑफ द मैच मिला क्योंकि उनकी टीम जीत गई। तो तो आप जो हमसे दी जो जीतेगा आप उसको मैन ऑफ द मैच देंगे। तो जीतेगा वही सिकंदर है, ये कहावत ऐसे ही नहीं कही गई। अब आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव 34% पॉपुलैरिटी लेवल पर, नीतीश कुमार 22%, जी। ये 12% का गैप है, और गठबंधन में 2% का गैप है, 43-41। ये इसको समझाइए। जी, तो ऐसा है कि जैसे तेजस्वी या आरजेडी की बात करी तो देखिए वो 143 सीटें लड़ रहे हैं। अब हाँ। 143 में से जो सीटें जब इतनी ज्यादा लड़ रहे हैं तो नेचुरली उन्हीं का स्ट्राइक रेट और ज्यादा सीटें आएंगी। अगेंस्ट सेकंड बेस्ट कांग्रेस जो करीब 60 के आसपास सीटों पे लड़ रही, तो 143 तो डबल से भी ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 2 जो चीज है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो बिल्कुल क्लियर कट डिक्लेयर्ड कैंडिडेट हैं और गठबंधन में उनकी भूमिका जो है बहुत बड़ा अंतर है। 143 सेकंड में 60 है ना, आधे से भी ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं। 243 सीटें तो टोटल हैं, बाकी 100 पे दूसरे लोग हैं। तो और जहां तक एनडीए की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि लोग 20 साल का शासन या सुशासन नीतीश कुमार जी का चेहरा देख के एक समय के बाद ऊब आती है, एक समय के बाद फटीग फैक्टर आता है। लोग ये नहीं कहता कोई कि नीतीश कुमार ने कोई गड़बड़ की है या एंटी इनकम्बेंसी, बोलते कुछ तो बदलाव हो, कुछ तो परिवर्तन हो। तो उसके समक्ष हिंदी पट्टी में पूरे के पूरे देश में और हिंदी के अलावा भी उड़ीसा, असम, मणिपुर, तमाम राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे कि बीजेपी की खुद की सरकार है। तो वो चाहते हैं हिंदी पट्टी वाले कि यार हमारी भी यहाँ भी तो बीजेपी की सरकार हो। तो जो 43% वोट एनडीए के फेवर में आ रहे हैं उसमें 22% बोल रहे हैं नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर और 21 में दूसरे शामिल हैं जिसमें चिराग पासवान 5 और बाकी 16 जो आ रहे हैं वो बीजेपी के खाते में आ रहे हैं, जो मानने वाले हैं कि कम से कम हमारा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर अब तो होना चाहिए। तो ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ समझाई है, और ये बात समझ में आ रही है कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी बनी रही, और बीजेपी को ये साथ समझ में आ गया पूरे इस प्रोसेस के दौरान कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी के बगैर काम नहीं चलेगा। इसीलिए नीतीश कुमार के पीछे वो खड़े हो गए, नीतीश कुमार को आगे किया। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी भी ये जेडीयू के कई नेताओं के मन में संदेह है कि औपचारिक तौर पर टॉप लेवल पर नहीं बोला गया कि वही सीएम होंगे। नेतृत्व है लेकिन होंगे, इस पर क्लैरिटी नहीं आई। अगर ये क्लैरिटी आ गई होती तो ज्यादा मजबूती होती इस गठबंधन में। इसके आंसर 2 हिसाब से देख सकते हैं। मैं कहूंगा 50-50। ओके। बीजेपी का मतदाता यदि आता तो वो निराश हो जाता, जो बीजेपी को देखते हुए मतदान कर रहा है वो निराश हो जाता है कि यार मतलब अब क्या किया जाए, मतलब अब फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा और फिर हम यही देखेंगे नीतीश कुमार जी को। उसके उलट ये है कि 50% जो जी। मतदाता है जो नीतीश कुमार को सामने रख के वोट करते हैं, तो उनमें भी एक बड़ा वर्ग ये वो मानता है कि यार अब तो कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। लोग पूरी 20 साल में कहाँ दुनिया बदल चुकी है, कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। तो लेकिन नीतीश कुमार की छवि और प्रशासन इतना अच्छा है, इन दैट सेंस ऑनेस्टली दिल्ली और बिहार के चीफ मिनिस्टर और बिल्कुल दाग ना होना उनके बाद, चाहे परिवार बात का हो, चाहे डिलीवरी का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, जी। बिल्कुल उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपने नवीन पटनायक जी के संदर्भ में भी देखा है और उनको लगातार जीत हुई थी और इवन ज्योति बसु के ज्योति बसु संदर्भ बिल्कुल, और उसी कैटेगरी में नीतीश कुमार खड़े हो जाएंगे अगर ये चुनाव। तीनों उसी कैटेगरी में, तीनों उसी कैटेगरी। हाँ, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं, जैसे कि एक्सिस के सर्वे से पता लग रहा है, एग्जिट पोल से, अगर नीतीश कुमार ये 5वां चुनाव जीतते हैं तो वाकई में वो 23 साल वाला और कितने रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और 5वीं पारी में
कहीं आगे निकल जाएंगे। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक नतीजे आएंगे और इस पर चर्चा होगी आपके पोल पे, तो आपको ये समझाना बार बार पड़ेगा कि पॉपुलैरिटी लेवल में 12% का गैप और परफॉर्मेंस लेवल पर, पार्टी लेवल पर 2% का गैप, इसको लेकर प्रदीप जी को कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल प्रदीप भाई शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा आपसे बात कर नई नई चीज़ें सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।